नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। देश में 5G सेवा की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 5G तकनीक से इंटरनेट की गति तेज होगी, कवरेज का दायरा बढ़ेगा और संपर्क अधिक भरोसेमंद तरीके से किया जा सकेगा। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत बिहार सहित 5 राज्यों के लिए 1145 करोड़ रुपए की 14 परियोजनाओं को दी गई मंजूरी। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रयागराज में 1 महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी स्वच्छ भारत 2022 कार्यक्रम का शुभारंभ किया। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 11 अक्टूबर को समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर सारण जिले के सिताब दियारा में आयोजित समारोह में शामिल होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में प्रगति मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम से 5G सेवाओं की शुरुआत की। 5G तकनीक से इंटरनेट की गति तेज होगी, कवरेज का दायरा बढ़ेगा और संपर्क अधिक भरोसेमंद तरीके से किया जा सकेगा। इससे ऊर्जा, स्पेक्ट्रम और नेटवर्क की कुशलता भी बढ़ेगी। श्री मोदी ने कहा कि 5G सेवा की शुरुआत दूरसंचार उद्योग की ओर से 130 करोड़ भारतीयों के लिए उपहार है। यह एक नए युग में प्रवेश और अनंत अवसरों की शुरुआत है। आज का ये ऐतिहासिक अवसर एक राष्ट्र के तौर पर, भारत के एक नागरिक के तौर पर हमारे लिए नई प्रेरणा लेकर आया है। क्यों ना हम इस 5G टेक्नोलॉजी का उपयोग करके भारत के विकास को अभूतपूर्व गति दें। क्यों ना हम इस 5G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपनी अर्थव्यवस्था को बहुत तेजी से विस्तार दें। क्यों ना हम इस 5G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपनी प्रोडक्टिविटी में रिकॉर्ड वृद्धि करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2G, 3G और 4G सेवाओं के दौर में भारत तकनीक के लिए अन्य देशों पर निर्भर था, लेकिन 5G सेवा की शुरुआत कर देश ने एक नया इतिहास रच दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि 5G सेवाओं के साथ पहली बार भारत दूरसंचार तकनीक में एक वैश्विक मानदंड निर्धारित करेगा। 5G इंटरनेट का पूरा आर्किटेक्चर बदल कर रख देगा। इसलिए भारत के युवाओं के लिए आज 5G बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। विकसित भारत का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा हमारा देश दुनिया के अन्य देशों के साथ किस तरह कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह कार्यक्रम विकास की एक विस्तृत संकल्पना को समेटे हुए है। ये भारत की बहुत बड़ी सफलता है। डिजिटल इंडिया अभियान की बहुत बड़ी सफलता है। डिजिटल इंडिया सिर्फ एक नाम नहीं है, ये देश के विकास का बहुत बड़ा विजन है। इस विजन का लक्ष्य है उस टेक्नोलॉजी को आम लोगों तक पहुंचाना जो लोगों के लिए काम करे और लोगों के साथ जुड़कर काम करे। इस अवसर पर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 5G तकनीक से संभावनाओं के नए द्वार खुलेंगे। डिजिटल सर्विसेज को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम है। इसीलिए देश की सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए एक सुदृढ़ टेलीकॉम सेक्टर की आवश्यकता है कि आज टेलीकॉम सेक्टर एक सनराइज इंडस्ट्री बनके उभर रहा है। देश में 5G सर्विसेज कई सेक्टर्स में फंडामेंटल चेंज आएगा। एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, लॉजिस्टिक्स, बैंकिंग, ये ऐसे सेक्टर है जिसमें एक मूलभूत परिवर्तन आएगा। नई नई संभावनाएं उत्पन्न होगी। डिजिटल कैपेबिलिटीज को सेंटर में रख के उसके चारों तरफ नई सर्विसेज क्रिएट होंगी। कम्युनिकेशंस का स्वरूप बदल जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि सरकार डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे अग्रणी कार्यक्रमों के जरिए डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा दे रही है। 5G सेवाओं से नए कारोबार शुरू होने, कारोबार को अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने और रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
5G की शुरुआत डिजिटलीकरण के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगी। इस सेवा के आने से इंटरनेट की रफ्तार में काफी तेजी आएगी और ग्राहकों को ज्यादा भरोसेमंद सेवा मुहैया कराने में मदद मिलेगी। अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि समेत अधिकतर क्षेत्रों पर इसका काफी व्यापक प्रभाव पड़ेगा। एक अनुमान के मुताबिक 5G सेवा भारतीय अर्थव्यवस्था में अगले 15 वर्षों में $450 बिलियन का योगदान करेगी। फिनटेक की दुनिया में भारत तेजी से अपने कदम बढ़ा रहा है। 5G की शुरुआत से भारत फिनटेक में एक अग्रणी देश बनकर सामने आएगा। यूपीआई और रुपए जैसी तकनीकों का तेजी से देश और दुनिया में फैलाव संभव हो सकेगा। भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत 1145 करोड़ रुपए की 14 परियोजनाएं मंजूर की गई है। इसके तहत मल जल निकास प्रबंधन, औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण, रिवर फ्रंट विकास और विकेंद्रीकृत अवशिष्ट जल शोधन परियोजनाएं चलाई जाएंगी। इसमें बिहार सहित 5 राज्यों में जल निकास प्रबंधन संबंधी 8 परियोजनाएं शामिल हैं। इन परियोजनाओं को मिशन की 45वीं बैठक में मंजूरी दी गई थी। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने गंगा नदी घाटी वाले राज्यों में विकेंद्रीकृत अवशिष्ट जल शोधन प्रणाली स्थापित करने के लिए 45 करोड़ रुपए भी मंजूर किए हैं। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 1 महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी स्वच्छ भारत 2022 कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री ठाकुर ने कहा कि यह कार्यक्रम देश भर के 744 जिलों के 6 लाख गांवों में नेहरू युवा केंद्र संगठन से संबद्ध युवा मंडलों और राष्ट्रीय सेवा योजना संबद्ध संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से आयोजित किया जा रहा है। इसके तहत 1 करोड़ किलो प्लास्टिक कचरा इकट्ठा करने और निपटाने का लक्ष्य रखा गया है। महीने भर चलने वाले इस अभियान के दौरान देश के सभी जिलों में युवा संवाद इंडिया एट 47 नामक सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनमें युवाओं के साथ बातचीत की जाएगी। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह 11 अक्टूबर को समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर सारण जिले के सिताब दियारा में आयोजित समारोह की अध्यक्षता करेंगे। वे सारण जिले के अमोर ब्लॉक से किसानों को संबोधित करेंगे और सहकारी मामलों के लिए देशव्यापी योजना का शुभारंभ करेंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल ने आकाशवाणी को बताया कि श्री शाह अमौर में अमृत सरोवर स्मृति पार्क और अमनौर पोखड़ा में लाइट एंड साउंड शो का भी उद्घाटन करेंगे। दिल्ली लौटने से पहले अमित शाह छपरा में एक सभा को भी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भाजपा से अलग होने और राजद तथा कांग्रेस के साथ महागठबंधन सरकार बनाने के बाद यह अमित शाह की बिहार की दूसरी यात्रा होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। शारदीय नवरात्र के छठे दिन आज वैदिक मंत्रोच्चार के बीच देवी दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जा रही है। मान्यता है कि मां के इस स्वरूप की आराधना से रोग, शोक और संताप का हरण होता है। बांग्ला पद्धति के अनुसार पूजा होने वाले स्थानों पर आज मां भगवती का पट खुल जाएगा। दुर्गा पूजा को लेकर राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में माहौल भक्तिमय हो गया है। प्रतिमाओं और पूजा पंडालों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पर्व त्योहारों को देखते हुए प्रदेश भर में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध के निर्देश दिए हैं। श्री कुमार ने आज विधि व्यवस्था की समीक्षा की और अधिकारियों को पूरी सतर्कता बरतने को कहा। साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर निगरानी रखने को कहा।
मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिनों तक प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में मौसम प्रायः शुष्क बना रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक दिनेश कुमार भारती ने बताया कि कुछ मौसमी कारकों के प्रभाव से राज्य के उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। आज के प्राप्त संख्यात्मक मॉडल एवं अन्य मौसमीय विश्लेषण से ज्ञात होता है कि अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भागों के 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा का पूर्वानुमान है, जबकि शेष भाग का मौसम मुख्यतः शुष्क बने रहने की संभावना है। प्रदेश में 3 महीने से बंद बालू खनन आज से शुरू हो गया है। पुराने बंदोबस्तधारी ही अगले 3 माह तक घाटों से बालू का खनन करेंगे। बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन ने पुराने बंदोबस्तधारियों के खनन की अवधि 25 दिसंबर तक बढ़ा दी है। इधर जिलावार बालू घाटों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य में 20 अक्टूबर को दूसरे चरण के तहत 68 नगर निकायों में चुनाव होना है। इस चरण में मुख्य पार्षद पद के लिए 978 जबकि उप मुख्य पार्षद पद के लिए 877 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। वहीं पार्षद के 1529 पदों के लिए 9857 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 10 पार्षदों का निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। सभी प्रत्याशियों के बीच चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए गए हैं। इधर हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि चुनाव को लेकर प्रचार अभियान तेज हो गया है। आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस है। इस अवसर पर राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वृद्धजनों को शुभकामनाएं दी हैं। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर निर्वाचन आयोग ने सभी बुजुर्ग मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि आयोग मतदान के उनके अनुभव को लगातार बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। एक संदेश में मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, सीनियर सिटीजन्स के बारे में हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं, उनको एनकरेज करने का और सम्मानित करने का। एक्चुअली अगर देखा जाए तो आज जहां भी हम लोग खड़े हैं, जहां भी समाज या जहां भी देश खड़ा है, वो उसमें उन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है और हम सबकी जिम्मेदारी है कि उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित करें। जितने भी शतायु मतदाता हैं, जितने भी 80+ मतदाता हैं, हम आयोग की तरफ से उनको नमन करते हैं, उनको आह्वान करते हैं कि वो वोट जरूर दें। इधर हमारे संवाददाताओं ने बताया कि विभिन्न मतदान केंद्रों पर 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग मतदाताओं को जिला प्रशासन की ओर से सम्मानित किया गया। गांधी जयंती के अवसर पर कल प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा आयोजित की जाएगी। पंचायती राज विभाग ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किया है। बैठक में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पंचायतों की विकास योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने का निर्देश दिया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में 5G सेवा की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 5G तकनीक से इंटरनेट की गति तेज होगी, कवरेज का दायरा बढ़ेगा और संपर्क अधिक भरोसेमंद तरीके से किया जा सकेगा। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत बिहार सहित 5 राज्यों के लिए 1145 करोड़ रुपए की 14 परियोजनाओं को दी गई मंजूरी। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रयागराज में 1 महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी स्वच्छ भारत 2022 कार्यक्रम का शुभारंभ किया। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 11 अक्टूबर को समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर सारण जिले के सिताब दियारा में आयोजित समारोह में शामिल होंगे। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।